रूल वन, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। ऑथर कहते हैं कि इमोशन कुछ हद तक शारीरिक एक्सप्रेशन भी होता है, और ये एक्सप्रेशन के जरिए और ज़्यादा स्ट्रांग या कम भी हो सकता है। सीधे खड़े होना, कंधे पीछे रखने का मतलब है जिंदगी की भयानक जिम्मेदारी को खुले आंखों से स्वीकार करना। ये मतलब है कि आप स्वयं से तय कर रहे हो कि पोटेंशियल के केओस को हैबिटेबल ऑर्डर में बदला जाए। इसलिए अपने पोस्चर पर ध्यान दो, झुकना और लटकना बंद करो, अपनी बात खुलकर बोलो, अपनी डिजायर्स को सामने रखो, जैसे कि तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना दूसरों का। सीधे चलो और निगाह सीधा रखो। डेंजरियस बनने की हिम्मत करो। लोग और तुम खुद भी तुम्हें कॉम्पिटेंट और कैपेबल समझने लगेंगे। ऑन पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस जो अब तुम्हें मिल रहा है, तुम कम एंक्सियस महसूस करने लगोगे। रूल टू, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। लेखक कहते हैं कि केओस वही जगह है जहां हम तब होते हैं जब हमें ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ हैं, और ये नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में, ये उन सब चीज़ों का सिचुएशन का संग्रह है जो हम ना जानते हैं और ना ही समझ पाते। इसका विपरीत है एक टेरिटोरी जो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेकिन ऑर्डर भी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए या इम्बैलेंस हो जाए, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव और टेरिफाइंग फॉर्म ले सकता है। ये दिखता है जैसे फोर्स्ड माइग्रेशन, कंसंट्रेशन कैंप। ऑर्डर अकेला काफ़ी नहीं है, सिर्फ स्टेबल, सिक्योर और ऑन चेंजिंग रहना जीने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया में अब भी कई न्यू और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना बाकी है। लेकिन केओस भी ज़्यादा हो सकता है। आप लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर सकते। जब आप ओवरवेल्म हो जाते हैं और आपके पास कोप करने की कैपेसिटी नहीं बची होती, तब जब आप अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका एक पैर उस जगह पर हो जहां आपकी मास्टरी और अंडरस्टैंडिंग हासिल की हो, और दूसरा पैर उस जगह पर जहां आप नए चीज़ें एक्सप्लोर और मास्टर करने जा रहे हो। हम सब रिस्पेक्ट के लिए लायक हैं। तुम भी रिस्पेक्ट के लायक हो। तुम दूसरों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जितना खुद के लिए। तुम्हारा एक वाइटल रोल है इस दुनिया की अनफोल्डिंग डेस्टिनी में। इसी वजह से तुम मोरली ओब्लाइज्ड हो कि तुम अपने ख्याल रखो। तुम्हें अपने आप से वैसे ही केयर, मदद और गुडनेस दिखानी चाहिए जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दिखाते हो जो तुम्हारा अपना हो और जिसे तुम वैल्यू करते हो। अपने आप का साथ ऐसा ट्रीट करो जैसे तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसका मतलब है ये सोचना कि तुम्हारे लिए क्या सोचना सही है, जो तुम चाहते हो या जो तुम्हें हाफी रखेगा। तुम्हें ये तय करना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ताकि तुम अपने लिए बार्गेन कर सको, और इस बात से बचो कि तुम खुद से ही रेजेंटफुल और क्रूएल बन जाओ। तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा ध्यान से। तुम्हें अपने आप से की गई प्रॉमिस निभानी होगी और रिवॉर्ड भी देना होगा, ताकि तुम खुद अपने आप पर ट्रस्ट कर सको और मोटिवेट भी हो सको। तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम अपने साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, ताकि तुम एक अच्छा इंसान बन सको और वैसे ही बने रहो। थर्ड रूल ऑफ लाइफ, मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु वांट बेस्ट फॉर यू। ज़रूरत से ज़्यादा इंस्पिरेशन के मोमेंट में एक वेल मीनिंग मैनेजर उस प्रॉब्लमैटिक पर्सन को
अपनी बेस्ट टीम के बीच शिफ्ट कर देता है, ये सोच कर कि शायद वो अच्छे एग्जाम्पल देखकर सुधर जाए। लेकिन क्या होता? और साइकोलॉजिकल लिटरेचर इस पॉइंट पर क्लियर है। क्या वो पर्सन तुरंत सुधर जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरी टीम का स्टैंडर्ड गिरा देता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा दोस्त है जिसका दोस्ती तुम अपने सिस्टर, फादर या सन को रिकमेंड नहीं करोगे, तो तुम खुद उस दोस्ती को क्यों निभा रहे हो? शायद तुम कहोगे लॉयल्टी की वजह से, लेकिन लॉयल्टी का मतलब स्टुपिडिटी नहीं होता। लॉयल्टी को फेयर और ऑनेस्ट तरीके से नेगोशिएट करना चाहिए। फ्रेंडशिप एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। तुम मोरली उब्लज नहीं हो किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट करने के लिए जो दुनिया को और खराब बना रहा है, बल्कि उल्टा तुम्हें उन लोगों को चूज करना चाहिए जो दुनिया को बेहतर बनाने चाहते हैं। ये मत सोचना कि गुड हेल्दी लोगों के साथ रहना बैड अनहेल्दी लोगों के साथ रहने से इजी होता है। ऐसा नहीं है। एक अच्छा हेल्दी पर्सन एक आइडियल होता है। उसके पास खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ और डेयरिंग चाहिए होता है। थोड़ी ह्यूमिलिटी लाओ, थोड़ा करेज लाओ, अपने जजमेंट यूज करो, अपने आप को अननेसेसरी पीटी और टू अनक्रिटिकल कंपैशन से प्रोटेक्ट करो। फोर्थ रूल ऑफ लाइफ में जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। पीटरसन बताते हैं कि ये पहले ज्यादा आसान था लोगों के लिए किसी चीज में अच्छा होना, जब हमसे ज्यादा लोग छोटी रूरल कम्युनिटी में रहते थे। चाहे तुम किसी भी चीज में कितने भी अच्छे क्यों ना, या तुम अपने अचीवमेंट को कितना भी हाई रैंक करो, दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जो तुम्हें इनकॉम्पिटेंट बना देगा। फेल्यूर एक प्राइस है जो हमें स्टैंडर्ड के लिए चुकानी पड़ती है, और क्योंकि मीडियोक्रेसी के कॉन्सिक्वेंसेस रियल और काफ़ी हार्श होता है, इसलिए स्टैंडर्ड्स जरूरी है। हम सब एबिलिटी या आउटकोड में इक्वल नहीं है, और कभी होंगे भी नहीं। एक छोटी सी माइनॉरिटी लोगों की दुनिया के काफ़ी लार्ज पोर्शन का प्रोडक्शन करते हैं। विनर्स सब कुछ नहीं लेते, पर मोस्ट ले लेते हैं। और बटम में रहना अच्छी जगह नहीं है। शायद हम शुरू कर सकते हैं इन ओवरली ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में, सक्सेस या फेल्यूर। जैसे तुम तो एक प्योर सक्सेस हो, एक सिंगुलर ओवरऑल अच्छे इंसान, या फिर उसका एग्जैक्ट अपोजिट, एक कंप्लीट फेल्यूर और बुरा इंसान। इस शब्दों के बीच का रास्ता नहीं छोड़ते, लेकिन हमारी कॉम्प्लेक्स दुनिया में ऐसे जनरलाइजेशन यानी डिफरेंशिएट ना कर पाना नाइफ, अनसोफिस्टिकेटेड या कभी कभी मेलोवोलेंट एनालिसिस का साइन है। सबसे पहले सिर्फ एक ही गेम नहीं है जिसमें तुम सक्सेस या फेलियर करते हो। बहुत सारे गेम्स है, और स्पेसिफिकली बहुत सारे अच्छे गेम्स, ऐसे गेम्स जो तुम्हारे टैलेंट के साथ मैच करते हैं, तुम्हें दूसरों के साथ प्रोडक्टिवली जोड़ते हैं, और टाइम के साथ सस्टेन भी करते हैं और इम्प्रूव भी। लॉयर एक अच्छा गेम है, प्लम्बर भी है, फिजिशियन, कारपेंटर या स्कूल टीचर। दुनिया में होने का बहुत तरीका है। अगर तुम एक गेम में सक्सेस करते हो तो तुम दूसरे ट्राई कर सकते हो। अगर गेम चेंज करना काम नहीं करता तो तुम एक नया गेम भी इन्वेंट कर सकते हो। और ये भी अनलाइकली है कि तुम सिर्फ एक ही गेम खेल रहे हो। तुम्हारा एक कैरियर है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर है, पर्सनल प्रोजेक्ट है, आर्टिस्टिक एंड्यूवर है, और एथलेटिक परस्यूट भी है। तुम सोच सकते हो कि तुम्हें सब में जीतना चाहिए, पर हर चीज में जीतने का मतलब हो सकता है कि तुम कुछ भी नया या डिफरेंट ट्राई नहीं कर रहे हो। तुम जीत रहे हो पर ग्रो नहीं कर रहे हो, और ग्रो करना शायद जीतने का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है। आखिर में तुम ये रियलाइज कर सकते हो कि जितना भी गेम्स तुम खेल रहे हो, उनकी स्पेसिफिक्स तुम्हारे लिए इतनी यूनिक और इंडिविजुअल है कि दूसरों से कंपैरिजन करना इनअप्रोप्रिएट है। हो सकता है कि तुम जो तुम्हारे पास नहीं है उसका ओवर वैल्यू कर रहे हो, और जो तुम्हारा पास ऑलरेडी है उसका अंडर वैल्यू। तुम कुछ चीज़ों में नेचुरली इंटरेस्टेड होते हो और कुछ में नहीं। तुम अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकते हो, और उसकी भी लिमिट्स होती है। तो कुछ एक्टिविटीज तुम्हें हमेशा एंगेज करती है,
और कुछ कभी नहीं करती। हर दिन तुम 500 छोटी डिसीजन और 500 बड़े डिसीजन लेते हो। क्या तुम इनमें से एक या दो को थोड़ा बेटर रिजल्ट की तरफ एम कर सकते हो? बेटर तुम्हारे खुद का प्राइवेट ओपिनियन के मुताबिक, तुम्हारे खुद के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड पर। रूल 5 में पीटरसन बताते हैं कि डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बच्चों को सेव करना और उन्हें सही दिशा दिखाना जरूरी होता है। बच्चों को अगर अटेंशन ना मिले तो उतना ही डैमेज हो सकते हैं जितना अब्यूज, चाहे मेंटल या फिजिकल से होते हैं। जो बच्चे सोशल बिहेवियर नहीं सीखते, उन्हें उनका पीयर्स इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके साथ खेलना मज़ेदार नहीं होता। इसलिए हर पेरेंट्स को ये सीखना चाहिए कि बच्चों की तरफ से जो टेम्पोररी एंगर या हेट्रेड आता है, करेक्टिव एक्शन का बाद उसका टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझने का या परवाह करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होता है। इन्फेंट्स अंधों की तरह होते हैं जो दीवार ढूंढते रहते हैं। उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, ताकि एक्चुअल बाउंड्रीज को पता चल सके। रूल 6 में पीटरसन कहते हैं कि सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। बहुत सारे, शायद ज़्यादातर बड़े लोग जो बच्चों का अब्यूज़ करते हैं, वो खुद भी बचपन में अब्यूज़ का शिकार हुए हैं। लेकिन ये भी सच है कि अधिकतर लोग जो बचपन में अब्यूज़ होते हैं, वो बच्चों को अब्यूज़ नहीं करते। अपने सर्कमस्टेंसेस पर विचार करो। छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करो। क्या तुमने अपने सामने आई अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया है? क्या तुम अपने कैरियर या कम से कम अपने जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो? या तुम्हारा बिटरनेस और रिजेंटमेंट तुम्हें पीछे खींच रहा है? क्या तुम अपने भाई से शांति बना ली हो? क्या तुम अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हो? क्या तुम्हारे कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो तुम्हारी हेल्थ और वेलबींग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सच में उठा रहे हो? क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से वो सब कह दिया है जो कहना ज़रूरी था? क्या कुछ ऐसा काम है जो तुम कर सकते हो और तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे पास की दुनिया को बेहतर बनाती है? क्या तुमने अपने लाइफ को क्लीन किया है? अगर इसका मतलब नहीं है, तो एक चीज़ ट्राई करो। आज से ही शुरू करो रुकना। अगर तुम्हें पूरी तरह से पता है कि कोई काम गलत है, तो ये मत सोचने में समय बर्बाद करो कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो गलत है। गलत वक्त पर किया गया सवाल तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। रूल 7 में जॉर्डन बताते हैं कि परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। सैक्रिफाइस और वर्क में बहुत छोटा सा अंतर होता है। ये दोनों ही एक तरह से यूनिकली ह्यूमन है। दोनों का संबंध है वर्क के अल्टीमेट एक्सटेंशन से, यानी कि आज सैक्रिफाइस करो ताकि बाद में कुछ हासिल हो सके। कुछ होना कुछ भी ना होने से बेहतर है, और उस कुछ को जेनरसली शेयर करना और भी बेहतर है। लेकिन इससे भी बेहतर है जब तुम्हारा नाम ही जेनरस शेयरिंग के लिए मशहूर हो जाए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक टिकता है। इसका अर्थ है एम अप, पे अटेंशन, फिक्स व्हाट यू कैन फिक्स। अपने नॉलेज में आरोगेंट मत बनो, ह्यूमिलिटी के लिए स्ट्राइव करो, क्योंकि टोटलिटेरियन प्राइड, इंटॉलरेंस, ऑपरेशन, टॉर्चर और डेथ में बदल जाता है। अपने ही काम को समझो, अपने क्राउडाइज मेलोवोलेंस, रिजेंटमेंट और हेट्रेड को पहचानो। सोचो कि अगर हम अननेसेसरी पेन और सफरिंग को कम कर सकते, तो वो एक गुण होगा। अपनी पूरी एबिलिटी के साथ मैं ऐसा तरीका के एक्ट करूँगा जो अननेसेसरी पेन और सफरिंग को कम करेगा। ये बात आप रोज सोचो। चैप्टर 8 में पीटरसन कहते हैं कि टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति एक लाइफ झूठ से जी रहा है, वो रियलिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी परसेप्शन, थॉट और एक्शन के माध्यम से, ताकि सिर्फ एक नैरो और प्री डिफाइंड आउटकम ही एग्जिस्ट करे। ऐसी जिंदगी
दो assumption पर आधारित है, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। पहले कि वर्तमान नॉलेज इतनी सफिशिएंट है कि बिना किसी डाउट के डिसाइड कर सके कि फ्यूचर में क्या ठीक होगा। दूसरा कि अगर रियलिटी को उसके हल पर छोड़ दिया जाए तो वो अनबियरेबल होगी। पहला अजम्पशन फिलोसॉफिकल रूप से अनजस्टिफाइड है। जो चीज तुम आज अचीव करने की कोशिश कर रहे हो वो शायद अर्थ नहीं है। जैसे जैसा काम तुम अभी कर रहे हो वो शायद एक गलती हो। दूसरा अजम्पशन और भी खतरनाक है। ये तभी वैलिड है जब रियलिटी अपने आप में ही अनबियरेबल हो और साथ ही ऐसी हो और साथ ही ऐसी हो जिसे डिस्टॉर्ट और मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी तरह की ओवर सिंप्लीफिकेशन और फल्सिफिकेशन आइडियोलॉजी में कॉमनली पाई जाती है कि वो एक सिंगल एक्सियम को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इज बैड, इमिग्रेशन इज बैड, कैपिटलिज्म इज बैड, पैट्रियार्की इज बैड। फिर वो अपने एक्सपीरियंस को इसी एक्सियम के लेंस से देखते हैं और उसी को हर चीज का एक्सप्लेनेशन बना देते हैं। वो नार्सिस्टिकली ये मानते हैं कि दुनिया सिर्फ तब ठीक हो सकती है जब कंट्रोल उनके हाथ में हो। अगर तुम अपने बॉस, स्पाउस या मदर को नो कह देते हो जब कहना जरूरी हो, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो सही वक्त पर नो कह सकता है। लेकिन अगर तुम यस कह देते हो जब नो कहना चाहिए, तो तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो हमेशा यस ही कहता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो रहा है। जो चीज बचा सकती है वो है विलिंगनेस की हम उस चीज से सीखे जो हम नहीं जानते। थोड़ा बहुत निर्भर ट्रेडिशन पर हमारा एम्स को एस्टेब्लिश करना में मदद करता है। ये रीजनेबल है कि हम वही करें जो लोग पहले से करते आए हैं, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन उसका अगेंस्ट ना हो। ये रीजनेबल है कि हम एजुकेटेड है, काम करें, प्यार ढूंढे और एक फैमिली बनाए। इस तरह कल्चर सस्टेन करता है। लेकिन जरूरी है कि तुम चाहे ट्रेडिशनल क्यों ना हो, अपने टारगेट आंखें खोलकर चूज करो। तुम्हारे पास डिडक्शन है और हो सकता है वो गलत हो। तुम्हारे पास प्लान है पर हो सकता है वो इल फंड हो। अपने एम्बिशन सेट करो, चाहे ये ना पता क्यों कि वो क्या होना चाहिए। ऑब्जर्व करो, देखते जाओ, सीखते जाओ। जब तुम आगे बढ़ रहे हो सकता है तुम इसी तरह से समझो। हर किसी हर किसी को एक कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक गोल चाहिए होता है, एक एम्बिशन, एक पर्पज, ताकि लाइफ में चूज कम हो और कुछ सेंस बन सके। लेकिन हर कॉन्क्रीट गोल एक मेटा गोल के अंडर होना चाहिए, एक ऐसा तरीका जो गोल सेटिंग का प्रोसेस को समझाने में मदद करे। वो मेटा गोल हो सकता है लिव इन ट्रूथ। अगर तुम्हारी लाइफ वैसे नहीं चल रहा है जैसे चलने चाहिए, तो ट्रूथ बोलो। अब अगर तुम किसी आइडियोलॉजी से चिपक गए हो या निहिलिज्म में डूब रहे हो, तो ट्रूथ बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वीक हो, रिजेक्ट हुए हो, डेस्परेट हो, कंफ्यूज हो, तो भी ट्रूथ बोलो। कभी झूठ का सहारा मत लो। रूल 9, assume that the person you are listening to might know something you don't know। जेन्युइन कॉन्वर्सेशन एक एक्सप्लोरेशन है, आर्टिकुलेशन और स्ट्रेटेजाइजिंग का प्रोसेस है। जब आप एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन में होते हो तो आप सुन रहे होते हो, बोल रहे होते हो, लेकिन ज़्यादातर सुन रहे होते हो। लिसनिंग का मतलब है ध्यान से सुनना। मेमोरी कोई ऑब्जेक्टिव पास्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता। मेमोरी एक टूल है। मेमोरी पास्ट का एक गाइड होती है फ्यूचर के लिए। अगर आप याद रखते हो कि कुछ बुरा हुआ था, अगर समझ पाते हो कि क्या हुआ था, तो आप उस बुरा घटना को दोबारा होने से रोकने की कोशिश करते हो। ये मेमोरी का पर्पस है। लोग सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच नहीं है। ज़्यादातर सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है जो थिंकिंग बन के सामने आती है। ट्रू थिंकिंग रेयर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रू लिसनिंग। थिंकिंग का मतलब है अपने आप को सुनना। ये मुश्किल है। सोचने के लिए आपको एक ही समय पर कम से कम दो लोगों जैसे बनना पड़ता है। फिर आपको उन दोनों को एक दूसरे के साथ डिसएग्री करना पड़ता है। थिंकिंग एक इंटरनल डायलॉग होती है, दो या ज़्यादा अलग-अलग व्यूज़ के बीच। अब क्राउड हमेशा सही नहीं होती, लेकिन आमतौर पर वो सही होती है। अगर आप कुछ ऐसा कहते हो जो सबको चौंका देती है, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि आपने क्या कहा। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है जनरल पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर या डिफाई करना। उसने सजेस्ट किया कि राइटर ने सजेस्ट किया है कि
रीडर्स एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें। जब भी किसी डिस्प्यूट में पड़े, डिस्कशन को 1 मिनट के लिए रोक दो और ये रूल अप्लाई करो। हर व्यक्ति तब अपनी बात रख सकता है जब तक उसने पीछे स्पीकर के आइडिया और फीलिंग्स को सही तरीके से रिपीट कर दिया और उस स्पीकर की सेटिस्फेक्शन तक। रोगेरियन मेथड का तीसरा एडवांटेज ये है कि एक केयरलेस स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट बनाना मुश्किल बना देती है। जब कोई आपको प्रपोज करता है तो टेम्पटेशन होती है कि उसका पोजीशन को ओवर सिंप्लीफाई या डिजर्ट करने की। एक काउंटर प्रोडक्टिव गेम है जो डिसेंट करने वाले को हार्म करता है और आपकी पर्सनल स्टाटस को अनफेयर तरीका से बढ़ाता है। अगर आप बिना जल्दबाजी के जजमेंट को सुनते हो तो लोग जनरली आपको सब कुछ बताएंगे जो वो सोच रहे हैं, और बहुत कम झूठ के साथ लोग आपको कुछ अमेजिंग, absurd और इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। बहुत कम ऐसे कॉन्वर्सेशन होंगे जो बोरिंग लगेंगे। एक वेल प्रैक्टिस्ड और कॉम्पिटेंट पब्लिक स्पीकर एक आइडेंटिफाइबल पर्सन को एड्रेस करता है। उसका रिएक्शन, जैसे हेड नोड, कंफ्यूजन या फ्रॉड को ऑब्जर्व करता है और उन पे रिस्पॉन्ड करता है। फिर कुछ लाइंस के बाद वो किसी और ऑडियंस मेंबर की तरफ शिफ्ट करता है और वही करता है। इसी तरीके से वो पूरी ऑडियंस के एटीट्यूड को समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। रूल 10। रूल 10 कहता है कि बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। साथ ही में ऐसे बहुत कम चीजें होते हैं जो इतनी छोटी होती है कि उनके बारे में लड़ना ना जरूरी हो। जो कहना चाहते हो वही कहो, ताकि तुम खुद जान सको कि तुम्हारी असली मतलब क्या है। जो कह रहे हो उसे जीवन में अप्लाई करो, ताकि तुम देख सको कि उसका रिजल्ट क्या होता। फिर ध्यान से ऑब्जर्व करो, अपनी गलतियों को नोट करो, उन्हें क्लियरली एक्सप्रेस करो, उन्हें सुधारने की कोशिश करो। यही प्रोसेस तुम्हें तुम्हारी लाइफ का रियल मीनिंग डिस्कवर करने में मदद करेगा और वही तुम्हारे लाइफ में ट्रेजेडी से बचाएगा। अब आता है 11th रूल, जो जॉर्डन पीटरसन ने हमको दिया है। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। लोग, बच्चे भी रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करते, वो रिस्क को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जब हमें बिना रोक टोक के फ्रीडम मिलती है और एनकरेजमेंट भी, तब हम एज पर जाने को पसंद करते हैं। वहाँ हम अपने एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उस केओस को सामना करते हैं, जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करती है। मॉडर्न वर्ल्ड में बॉयज काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। वो ज़्यादा डिसओबीडियंट होते हैं नेगेटिव सेंसेस में, या ज़्यादा इंडिपेंडेंट पॉजिटिव सेंस में, गर्ल्स के कंपैरिजन में। और इसी वजह से उनका स्कूल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है। वो कम एग्रीबल होते हैं और प्यूबर्टी के बाद में उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन भी कम होता है। बॉयज़ का इंटरेस्ट चीज़ों में होता है, जबकि गर्ल्स का इंटरेस्ट लोगों में होता है। ये डिफरेंस जो बायोलॉजिकली फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, स्कैंडिनेवियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ जेंडर इक्वलिटी सबसे ज़्यादा पुश किया गया है। ये उन लोगों की एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल अपोजिट है, जो बार-बार ये कहते हैं कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। पर सच ये है कि ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है, डाटा अवेलेबल है। गर्ल्स अपने हायरार्की में जीत सकते हैं, अच्छी बनकर, जो गर्ल्स के लिए वैल्यूबल है, और वो इसी विक्ट्री को और भी बड़ा बना सकते हैं बाय विनिंग इन बॉयज हायरार्की टू। लेकिन बॉयज सिर्फ मेल हायरार्की में जीत कर ही रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। अगर वो उन चीज़ों में भी अच्छे बनने लगे जो गर्ल्स वैल्यू करते हैं, तो उनका स्टेटस दोनों बॉयज और गर्ल्स के बीच में ज़्यादा बढ़ेगा। गर्ल्स उन बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती है जो उनको दोस्त होते हैं, भले ही वो उन्हें पसंद करती हो, जो भी उसका मतलब हो। यूनिवर्सिटीज की सिचुएशन स्टैटिस्टिक्स से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर तुम स्टेम प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर दो, तो फीमेल मेल रेशियो और भी ज़्यादा स्क्यूड है। हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और एजुकेशन, जो टोटल डिग्रीज का 25% होता है, इनमें 80% स्टूडेंट फीमेल होते हैं। ये गैप तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये ट्रेंड चलता रहे तो 15 सालों में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन में लड़के बहुत कम होंगे। या सिर्फ बॉयज़ के लिए बुरा नहीं है, ये कैटास्ट्रोफिक भी हो सकता है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। जिन फैमिलीज़ में फादर एब्सेंट होते हैं, वहाँ बच्चे 4 गुना ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार होते हैं। इसका मतलब उनका मदर भी पुअर होती है। फादरलेस बच्चे ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ का ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जिन बच्चों के साथ उनका मैरिड बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वो एंग्जायटी, डिप्रेशन और डेलिक्वेसी के कम सफ़र होते हैं, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो स्टेप फादर के साथ रह रही है। सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज़ में रहने वाले बच्चे सुसाइड कमिट करने को तो उन्हें ज़्यादा चांस रखते हैं। जो सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करती है, किसी यूटोपिया से कंपेयर नहीं, बल्कि रियल कल्चर के कंस्ट्रक्ट में। वहाँ स्टेटस का मेन बेस कॉम्पिटेंस होता है।
पावर नहीं। कॉम्पिटेंस, एबिलिटी, स्किल, नॉट पावर। ये बात सिर्फ अनुभव से नहीं, डाटा से भी क्लियर है। वेस्टर्न कंट्रीज में लॉन्ग टर्म सक्सेस को बेस्ट प्रेडिक्टर है इंटेलिजेंस। वेस्टर्न कंट्रीज में लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस्ट प्रेडिक्टर है इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ज़्यादा ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं। पर ओपननेस भी वर्बल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव से रिलेटेड है। ये तो एक्सेप्शन अंडरस्टैंडेबल है। इन पर्सनालिटी ट्रेट्स की प्रेडिक्टिव पावर मैथ और इकोनॉमिक्स टर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सोशल साइंस का हार्ड डाटा को हिसाब से इस सब पावर प्रिडिक्टर से जो स्पिरिट बॉयज को मेन बनने से रोक रहा है, वो गर्ल्स की ग्रोथ का भी दुश्मन है। जब छोटी लड़कियां खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो वो उसी सेल्फ राइटियस वॉइस मिलने में चिल्लाते हैं, तुम नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरियस है। ये स्पिरिट कॉन्शियसनेस को ही रिजेक्ट करता है। ये एंटी ह्यूमन है। फेल्योर से खुश होते हैं, जेलस होते हैं, रिजेंटफुल और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कोई भी इंसान जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है, वो कभी ऐसे थॉट से साथ नहीं रहता है। और जो इंसान ग्रो करना चाहता है, वो कभी-कभी ऐसे नेगेटिव के पॉजेस्ट नहीं होता। और अगर तुम्हें लगता है कि टफ मैन डेंजरस होते हैं, तो एक बार देखना कि वीक मैन क्या करने में कैपेबल होते हैं। 12th रूल में पीटरसन कहते हैं कि पेट ए कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट, डॉग्स आर ओके टू। कुछ सोचने से भी ऊपर होता है। चाहे सोचने की पावर कितने भी औसम क्यों ना हो, जब एग्जिस्टेंस खुद को इतना इनटॉलरेबल बना के दिखाता है कि जीना मुश्किल हो जाए, तब सोच गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब सब कुछ अंधेरा हो, शायद आप इस बात से शुरू कर सकते हो। जब आप किसी से लव करते हो, तो वो उनकी लिमिटेशन के बावजूद नहीं होता, बल्कि उनकी लिमिटेशन की वजह से होता है। और हो सकता है कि जब आप वॉक पर जा रहे हो और आपका माइंड स्पिन कर रहा हो, तो अब एक कैट आकर सामने आ जाए, और अगर आप उस पे ध्यान दो, तो सिर्फ 15 सेकंड के लिए आपको एक रिमाइंडर मिले कि बीइंग का जो वंडर है, वो शायद उस सफरिंग के भरपाई कर सकता है, जो एग्जिस्टेंस के साथ हमेशा जुड़ी रहती है।